आखिर कौन है ये औरत और ये किसे मार रही है? और मेरा इन सब से क्या लेना देना है? क्यों ये सपना हर रात मुझे आता है? आखिर क्या राज है इन सब का, इस सपने का? और वो आदमी कौन है जिसे ऐसे बेड़ियों में बांधा हुआ था? कौन है ये काव्या? रोज की तरह निशी इस बार फिर आधी रात को एक बुरा सपना देखकर उठ गई। सर्दी के मौसम में निशी और उसकी सास कहीं जा रही होती है। तभी एक बूढ़ी पागल औरत आती है और रोते हुए बोलती है, काव्या तू आ गई, तू मेरे बेटे को बचा ले काव्या। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मुझे घर से भी निकाल दिया, पर तू आ गई ना, अपने पति को बचा ले, वो लोग उसे भी मार देंगे। निशी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सुधा बोलती है, ए पागल, चल दूर हो हमारी बहू से। ए कोनो काव्या ना है, हमारी बहू है निशी, समझी? चल भाग। सुधा उस औरत को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। तभी सुधा बोलती है, बहुरिया एक कप बढ़िया चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। निशी रसोई में चाय बनाने चली जाती है और खुद से बोलती है, वो आंटी कौन थी? उन्होंने मुझे उसी नाम से पुकारा जो नाम मैं अपने सपनों में सुनती हूँ। आखिर कौन है ये काव्या? मुझे पता लगाना होगा। निशी सुधा को चाय देकर घर के कामों में लग जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन निशी बाजार से सब्जियां लेकर घर आ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई उसी औरत पर जाती है। और जैसे ही निशी उसके पास से गुजरती है तो वो औरत उसे देखकर बोलती है, काव्या बेटा तू आ गई ना, मुझे पता था तू आएगी। ये सब लोग मुझे पागल समझते थे, मैं पागल नहीं हूँ। काव्या अपने पति को उन जालिम लोगों के चंगुल से निकाल ले बेटा, वो उसे मार देंगे जैसे उन लोगों ने तुम्हें मारा था। पर तू फिर आ गई बेटा पुनर्जन्म लेकर, अमित को बचा ले बेटा। माँ जी देखिए, मैं काव्या नहीं, मैं निशी हूँ। पर ये नाम मैंने अपने सपनों में सुना है और कुछ लोगों को भी देखा है। वो कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता। प्लीज आप एक उम्मीद का सहारा है मेरे सवालों के जवाबों का। मुझे बताइए काव्या कौन है? निशी की बात सुनकर वो औरत उसे एक पुराने से छोटे से मकान में ले जाती है और एक पोटली निकाल कर लाती है, जिसमें से वो कुछ तस्वीरें निकाल कर निशी को देती है। उन तस्वीरों को देखकर निशी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि निशी ही थी, जो कि शादी के जोड़े में किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी। तभी निशी बोलती है, ये क्या है? ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूँ और मैं इस लड़के को नहीं जानती। इससे मेरी शादी कब हुई? क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो औरत निशी को एक और फोटो देती है, जिस पर डेट और दिन लिखा होता है और उसे देखकर निशी बोलती है, ये फोटो तो 25 साल पहले की है। ऐसा कैसे हो सकता है? 25 साल पहले मेरी शादी, दूल्हा, आप, काव्या, क्या है ये सब? निशी तुम ही काव्या हो, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। उस जन्म में तुम्हारे उन दुश्मनों ने तुम्हें और तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को मार दिया था। बात उस वक्त की है जब कामिनी ने अपने बेटे अमित की शादी काव्या से की थी। शादी के थोड़े वक्त बाद ही कामिनी का पति हरीश चल बसा और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके जाने के बाद अपने बेटे अमित के नाम कर दी। हरीश के छोटे भाई मदन और उसकी बीवी नीता की बुरी नजर हमेशा से ही अमित की प्रॉपर्टी पर थी। दुख बांटने के बहाने से दोनों ही कामिनी के घर में रहने लगे थे और धीरे धीरे सभी काम की लगाम उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। काव्या कामिनी और अमित पर अत्याचार करने लगे थे और हुक्म चलाने लगे थे। अमित ने अपनी सारी जायदाद का वारिस अपने होने वाले बच्चे को बना दिया था और काव्या कुछ वक्त बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात मदन और नीता को नहीं पता थी और वो चाकू मारकर काव्या और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। तुम्हें मारने के बाद उन लोगों ने मुझे भी घर से निकाल दिया था और अमित को बंदी बनाकर अपने पास रख लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर में लिखा था कि यदि जायदाद का वारिस मर जाए तो जिसके नाम पहले जायदाद है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक किसी और के नाम नहीं होगी। और अगर मालिक की मौत किसी घटना या खुदकुशी से होती है तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। कामिनी की बात सुनकर निशी को सब समझ आ जाता है
और वो बोलती है। माँ जी, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। पर अभी मुझे जाना होगा, जल्दी आऊंगी। इतना कहकर निशी वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो सारी बात गौतम और सुधा को बताती है, जिसके बाद सुधा बोलती है। एक का मतलब तुहार पुनर्जन्म हुआ है बहुरिया। हाय दैया, अभी तक तो हम ये सब सिर्फ कहानियाँ में सुने थे, सच में ऐसा हो गया? निशी, मैं और माँ जी तुम्हारे इस पुनर्जन्म के मकसद को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। अमित को हम सब मिलकर आजाद करवाएंगे। अपनों का साथ पाकर निशी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले कामिनी को घर लेकर आती है और वो लोग मिलकर मदन और नीता को पकड़वाने का प्लान बनाते हैं। कामिनी की मदद से वो सभी उसी बंगले में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अमित को बंदी बनाकर रखा था। बंगले के पीछे वाले दरवाजे से कामिनी, निशी और सुधा तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। निशी सफेद साड़ी पहनकर पहले सबको डराती है और मदन और नीता के कमरे में जाती है और जोर से बोलती है। मुझे मौत की नींद सुलाकर तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। आज मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी। निशी की डरावनी आवाज सुनकर नीता कमरे की लाइट ऑन करती है और 25 साल बाद मदन और नीता काव्या को अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी नीता बोलती है। तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो मर गई थी ना, इतने सालों बाद तू यहाँ कैसे आ सकती है? तुम दोनों से अपना बदला लेने आई हूँ। तुम दोनों ने जो मेरे पति और मेरी सास के साथ किया, उसका बदला लेने आई हूँ। निशी ऐसे ही उन दोनों को खुद में उलझा कर रखती है और कामिनी और सुधा मिलकर अमित को आजाद करवाते हैं। कुछ देर बाद गौतम पुलिस को लेकर बंगले में पहुंचता है, जिसके बाद कामिनी पुलिस को सारा सच बताती है और पुलिस नीता और मदन को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। साथ ही कामिनी अमित को भी निशी का सारा सच बताती है और अमित उससे बोलता है। काव्या, तुमने उस जन्म में किया वादा इस जन्म में पूरा किया। तुमने मुझे बचा लिया। इतने समय बाद तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और गौतम, तुम सच में बहुत नेक हो, जिसने काव्या यानी निशी का इतना साथ दिया। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जिसके बाद गौतम, निशी और सुधा कामिनी और अमित को अलविदा कहकर अपने घर लौट आते हैं और निशी का पुनर्जन्म का मकसद पूरा होने के बाद उसे चैन की नींद नसीब होती है, जिसमें अब उसे कोई भी बुरा सपना नहीं सताता था। अमन की शादी मेघना नाम की लड़की से होती है। मेघना बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की थी और अमन काफी सरल स्वभाव का होता है। एक रोज मेघना रसोई में चाय बनाकर अमन के कमरे में लेकर आती है और अमन के हाथों में चाय देते हुए उससे कहती है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अदरक इलायची वाली गरम चाय पीकर शायद तुम्हें थोड़ी गर्मी आए, वैसे तो तुम बिल्कुल ठंडे हो। अरे रहने दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे पता है कि मेरी उम्र हो गई है और समय के साथ ढल जाना चाहिए। अब ये चीजें हमको शोभा नहीं देती और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हाय, मैं क्या करूं? मुझे बूढ़ा पति मिल गया। अब तुम भी मान लो कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है और हमारे बच्चे भी हो गए। अब हमें उन पर ध्यान देना है, खुद पर नहीं। और तुम भी अब कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तभी मेघना चाय की प्लेट लेकर रसोई में जाती है और रसोई में प्लेट को पटकते हुए कहती है। और इस बूढ़े को कब पता चलेगा कि मुझे प्यार की जरूरत है, इसकी भाषण की नहीं। जब देखो तब प्रवचन ही देता रहता है और कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना सब चीजों से तंग आकर अपनी दोस्त विमला के यहाँ जाती है। विमला मेघना को देखकर बहुत खुश होती है। विमला चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मेघना चाय का कप लेती है और चाय पीने लगती है कि तभी विमला का पति विशाल वहाँ आता है और विमला को गले लगाकर उसके माथे को चूमता है। ठीक है विमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, और कोई जरूरी बात हो तो फोन कर देना। अब तुम अपने दोस्त को टाइम दो, मैं चलता हूँ। विमला भी विशाल को गले लगाते हुए उससे कहती है। ठीक है, तुम जाओ और तुम अपना भी ध्यान देना। तभी विशाल वहाँ से चला जाता है और मेघना ये सब देखकर विमला के पास जाकर उससे कहती है। यार विमला, तेरा पति तो बहुत रोमांटिक है और तुझसे कितना प्यार करता है। हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू क्यों ऐसा बोल रही है? तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं,
मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, बहुत बोरिंग है। और मेरा पति खुद को बूढ़ा बताता है और ना ही खुद कुछ करता है और ना ही मुझे कुछ करने देता है। कुछ समय विमला के साथ बिताने के बाद मेघना अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना के पति अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के साथ उसके घर आता है। मेघना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन अपने दोस्त रोहित के साथ बातें कर रहा होता है। मेघना सभी को चाय देती है और अमन के बगल में जाकर बैठ जाती है। अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के बहुत ही क्लोज होकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बैठा था। ये सब देखकर मेघना अमन से धीरे से कहती है, देख रहे हो ना जी, कितना प्यार है इन दोनों के बीच। और एक तुम हो बुढ़ापे का शिकार, जिससे खुद तो कुछ होता नहीं है। कम से कम अपने सफेद बाल ही काले कर लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हारे साथ तो कहीं जाने में भी मुझे बेइज्जती महसूस होती है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। कम से कम मेरे दोस्तों के आगे तो चुप हो जाया करो। अरे वो क्या सोचेंगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। तभी अमन गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अमन को ऐसे उठकर जाता हुआ देखकर रोहित भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि अमन सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ अमन, तू ऐसे उठकर यहाँ क्यों आ गया? मैंने सुनी थी उनकी बातें। क्यों मेघना भाभी की बातों को दिल से लगाता है? अरे यार, ये पहली बार का नहीं है। जब देखो तब एक ही बात, तुम बुढ़े हो गए हो, रोमांटिक नहीं हो, प्यार नहीं करते। अरे तुम बुढ़े पति हो, सबका पति प्यार करता है, यही कहती रहती है पूरे दिन। अरे भाई, इन्हीं कारणों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ आने से पहले तुम ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, इतना बोलना, ये करना, वो करना, इतना क्लेश किया है मेरी पत्नी ने। एक तो मन नहीं था इसको लेकर यहाँ आऊं, लेकिन नहीं लाता तो और क्लेश करती, इसलिए लाना पड़ गया। तो अभी क्यों इतनी देर से चिपक के बैठा था मैं कमीने? इस वजह से ही तो तेरी भाभी ने कलेश किया है। अरे यार, बताया तो मजबूरी है, मजबूरी। और मजबूरी का नाम ही है महात्मा गांधी। और मुझे कोई कलेश करने का ना मन नहीं था, इसलिए उसे चिपक कर बैठा था। कुछ देर में अमन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद भी मेघना अमन से बहुत लड़ती है। कुछ देर में अमन और मेघना अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ही बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मा पापा, हम दोनों मम्मी पापा बने हैं। अच्छा, तो तुम हमारी तरह बने हो। चलो हमें भी देखना है कि तुम दोनों कैसे मम्मी पापा बने हो। जिसने अच्छी एक्टिंग की उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है मम्मा। पीयूष और राधा अपने मम्मी पापा की एक्टिंग करने लगते हैं। राधा सर पर चुन्नी रख लेती है और पीयूष अपनी टाई लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। राधा भी अपनी माँ की तरह उसे चाय देने आती है और अपनी माँ की तरह ही पीयूष को चाय देते हुए उससे कहती है, ये लो पियो चाय। उससे ज्यादा तो तुमसे कुछ होगा नहीं। दिन भर बस बैठे रहते हो बुढ़ों की तरह। तुम्हारी जैसा बुढ़ा पति किसी को ना मिले। ओहो राधा, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे ये रोज रोज के टॉर्चर से। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर मुझे ये बुढ़ा पति क्यों दिया भगवान ने। राधा बार बार पीयूष की इंसल्ट करती जा रही थी और ये चीजें देखकर अमन और मेघना को बहुत ही बुरा महसूस होता है। उनके इस खेल में उनको खुद का चेहरा नजर आता है। मेघना भी ये सब देखकर महसूस करती है कि वो जो भी अब तक करती आ रही है अपने पति के साथ, वो कितना गलत है। वही चीजें बच्चे भी देख रहे हैं, जिससे उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। तभी मेघना अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, चलो बहुत खेल खेल लिया तुमने ये सब, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। क्या तुम दोनों को कल सुबह स्कूल नहीं जाना? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कुछ देर बाद मेघना अपने बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अमन भी मेघना के पीछे जाता है। दोनों अपने कमरे में बैठते हैं कि तभी मेघना उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस व्यवहार का असर बच्चों पर इस कदर पड़ेगा। आप सही कहते थे कि जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, तो अपने पर कम और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कब से। और रही बात बुढ़े की, तो यह समय के साथ एक दिन सबको ही होना है। लेकिन मैंने तुमको कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए। यही तो है तुम्हारा प्यार, जो अभी तक मैं समझ नहीं पाई। और हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं मेघना, देर से ही सही, पर तुम्हें मेरा प्यार समझ तो आया ना। चलो अब इसी बात पर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं। क्या सच में?
अरे आज तो लग रहा है मेरा बूढ़ा पति भी जवान हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अमन मेघना को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम के कुछ स्टॉल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर अमन को बच्चों की याद आ जाती है और वो उनके लिए आइसक्रीम लेता है। मेघना को भी आइसक्रीम लाकर देता है। तभी मेघना उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरा मन नहीं है ठंडा खाने का, आप खाइए। अरे मेघना, कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को खाना खाने के बाद जो मजा आइसक्रीम खाने में है वो और कहाँ है? अब तुम चुपचाप से खाती हो या अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा? अमन अपने हाथों से मेघना को आइसक्रीम खिलाने लगता है। तभी मेघना कहती है, मेरा पति इतना भी बूढ़ा नहीं है जितना मैं समझती थी। सुमन अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। जब सुमन अपने घर का दरवाजा खोलती है तब वो अपने बेटे रोहित को एक लड़की के साथ देखती है। उस लड़की को देखकर सुमन रोहित से कहती है, रोहित बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये निशा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड और आपकी होने वाली बहू है। नमस्ते आंटी जी। वो सब तो ठीक है रोहित, पर ये यहाँ क्या कर रही है? माँ, कैसी बात कर रही हो? अब अगर मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं इसको यहाँ आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। अब आपके बेटे की क्या और कैसी पसंद है वो आपको भी तो पता होनी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, तो निशा बेटा क्या क्या करना आता है तुम्हें? आंटी जी, मुझे सब कुछ आता है, खाना बनाना और घर के सारे काम। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें मेकअप करना आता है या नहीं? मेकअप? हे भगवान, मेरी होने वाली सास तो बहुत ही मॉडल है। खैर, मैं भी यही चाहती थी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, मेकअप करना आता है ना मुझे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम डोमिनेटिंग बहू तो नहीं बनोगी ना, क्योंकि मैं बहुत खुले विचारों वाली औरत हूँ। मैं ऐसी ही तो सास चाहती थी। देखो, भगवान जी ने मेरी सुन ली। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तो वहीं बेचारा रोहित चुपचाप अपने गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर उनकी शक्ल देख रहा था। रोहित को ऐसे बैठा देखकर सुमन रोहित से कहती है, रोहित बेटा, तू ऐसे क्या देख रहा है? जाकर हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आ। मैं बनाऊं? हाँ, तो क्या हुआ, बना नहीं सकता? माँ, अब तो मैं आपके लिए बहू भी ला रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे ही चाय बनाने के लिए बोल रही हैं। तो क्या हो गया बेटा, शादी के बाद निशा को काम तो करना ही है। शादी के पहले ही तो लड़कियों की जिंदगी में सुकून होता है। जा मेरा बच्चा, जाकर चाय बना ला। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित का मुंह बन जाता है और वो ना चाहते हुए भी चाय बनाकर लेकर आता है। जिसके बाद रोहित, सुमन और निशा बैठकर चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते सुमन अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू से कहती है, तो तुम दोनों ने क्या सोचा? मेरा मतलब है कि किस तरह से तुम दोनों शादी करना चाहोगे? आंटी जी, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं शुरू से ही अपने चाचा चाची के घर रहते आई हूँ और कुछ समय बाद जब उन्हें रोहित के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। तो ज्यादा अच्छी सी तो नहीं, पर हाँ, ठीक ठाक ही सही। मैं अपनी तरफ से बारातियों का स्वागत जरूर करूँगी। खबरदार, आगे से तूने खुद को अकेला कहा तो अब से तेरी माँ समान सास है, वो तेरा ख्याल रखेगी, समझी तू? वैसे रोहित, तू बता, तूने क्या सोचा? मेरा मतलब तू शादी करेगा, तूने कुछ तो सोचा होगा ना कि क्या करना है, कब करना है? हाँ, सोचा तो है, पर वो नॉर्मल शादी के जैसे ही होगी। जैसे नॉर्मल बारात जाती है, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी बारात लेकर चला जाऊंगा। आए हाय, मैंने कितनी बोरिंग औलाद को जन्मा है। तुम्हें पता भी है मेरे अनिरुद्ध कितना रोमांटिक थे। जिस तरह और बारातों में पटाखे फोड़े जाते हैं, उसी तरह मेरी बारात में पटाखे नहीं बल्कि गोलियां चली थी। सच में? पर वो कैसे? ठंड रख, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। सुमन अपनी माँ कामना के साथ रहा करती थी। सुमन काफी सुंदर और सुशील लड़की थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त नेहा के साथ अपने कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसके सामने एक स्मार्ट सा लड़का आता है और उसे प्रपोज कर देता है। भाग रहा है या नहीं? बड़ा आया मुझे प्रपोज करने वाला। शक्ल देखिए तूने अपनी, छुछुंदर को भी फेल कर दिया तेरी शक्ल ने। ये तो तुम गलत बोल रही। मेरी शक्ल छुछुंदर को फेल कर ही नहीं सकती है। तुम जानती नहीं कि मेरे पीछे ना जाने कितनी ही लड़कियां पड़ी हैं, पर मैं तुम पे फिदा हूँ। हाँ सुमन, ये लड़का ठीक बोल रहा है।
इसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं। हाँ कर दे इसको। अगर तूने इसको हाँ कर दिया ना तो तेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। नहीं नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाग खुलेंगे नहीं, बल्कि इससे बात करने से मेरे भाग फूट और जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। सच्ची तुम सिर्फ मेरे पीछे पागल हो। हाँ यार, बस तुम मुझे हाँ कर दो। मैं तुम्हें हाँ तो कर दूं, पर मैं मजबूर हूँ। मजबूर? पर क्यों? क्या तुम्हें कोई पसंद है क्या? मुझे कोई पसंद तो नहीं है, पर मैं बहुत गरीब हूँ और ऊपर से मेरी बीमार माँ की जिम्मेदारी है। मैं एक ऐसा लड़का चाह रही हूँ जो मुझसे शादी करे और मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी खर्चा उठाए। क्या शादी? और इसके साथ साथ इसकी माँ का भी खर्च उठाना है? नहीं नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैं तो जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। देखा है तुमने, वो कितना साथ देने वाला बंदा था। तुम्हें पता है, मैं लड़के की शक्ल देखकर उसको पहचान जाती हूँ कि कौन कितने पानी में है और कितना साथ देगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक अनिरुद्ध नाम का लड़का आता है और सुमन की ऐसी हरकत देखकर वो उससे कहता है, अरे घना चोखा काम किया है तूने। मैं तो तेरे ते फिदा हो गया, पर मैं तने उस बावली पूछ की तरह प्रपोज ना करूंगा। सुमन उनको कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। पर सुमन अनिरुद्ध की बॉडी और उसकी पर्सनैलिटी देखकर उस पर फिदा हो जाती है और बस उसको ही देखती रह जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि सुमन को अनिरुद्ध से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ऐसे ही अब समय गुजरता है और समय के साथ अनिरुद्ध और सुमन के बीच की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन कॉलेज की कैंटीन में अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ अनिरुद्ध आता है और सुमन को ऐसे उदास देखकर वो उससे कहता है, रख के होया, इतनी उदास क्यों है भाई? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो? तुम कौन सा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे? अरे बताओगी ना आते प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? अरे के पता मैं तेरी मदद ही कर दूं। 2 दिन बाद मेरी शादी है, अब बता क्या करेगा? अरे तू किसी और की कैसे हो जाएगी? अरे मेरी है तू, और किसी की को नहीं होने दूं तुझे। यहाँ डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, समझे? अगर इतना ही प्यार करते हो ना मुझसे तो 2 दिन बाद आ जाओ मेरे घर अपनी बारात लेकर आए तो मान जाऊंगी तुम्हें मैं। अरे चिंता ना कर, मैंने कह दी ना, बारात ते मैं ही लाऊंगा तेरे घर पे। उसकी बात सुनकर सुमन वहाँ से ही चली जाती है। दुल्हन के जोड़े में सुमन अपने घर में बैठी होती है। तभी उसके कानों में बैंड बाजों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुमन खुद से कहती है, आ गई बारात और वो नहीं आया मुझे अपना बनाने। सुमन फोटोज जला रही थी। तभी उसके कानों में गोली की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर अब सुमन तुरंत अपनी खिड़की पर आ जाती है और अपनी बारात को देखती है, जहां वो देखती है कि घोड़े पर कोई और लड़का नहीं बल्कि उसका अनिरुद्ध है। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इस तरह कुछ घंटों बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की सेज पर बैठी सुमन अपने अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरे असली पुराने दूल्हे को तुमने कैद कहाँ किया है? अरे उसको छोड़ देना तू यो देख, मैं आ गया ना दूल्हा बन के। कही थी ना मैंने, तेरा ब्याह किसी और से ना होने दूं। अच्छा, तो मेरे ससुर जी इतने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने आपको किसी और का होने ही नहीं दिया। और नहीं तो क्या। सच में मेरी सास की आई बारात तो सच में बहुत अलग थी। रोहित, अब तुम बताओ, क्या तुम में इतने गट्स हैं? मुझे गट्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही मेरी हो। ना रोहित, गोलियां तो तेरी शादी में भी चलेगी। अब सुमन अपने बेटे की बारात में नाचते हुए जा रही थी। साथ ही वो अपने बेटे की बारात में गोलियां भी चलवाती हैं।